बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि बड़े नाराज़ थे इस वजह से कि PMLN और पीपल्स पार्टी वाले दुबई में मिले और उनको नहीं बुलाया गया, उनसे मियाँ शहबाज साहब की वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम आया था शहबाज शरीफ को कि आपने मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेना है। और अब ख़बर ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान दुबई जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने पहले सऊदी अरब से लंदन वापस चले जाना था, वो भी सऊदी अरब से वापस दुबई आएंगे और वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की आपस में मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात के पीछे वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपेरेंटली दुबई में जो भी मामलात वगैरह हुए हैं उसके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो बंदर बांट के हवाले से मैं पहले भी व्लॉग्स में जिक्र कर चुका हूँ, जो गुफ्तगू होती रही है उसमें एक चीज़ ये तय आ गई थी कि बुनियादी शर्त तो ये है ना कि पहले इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो बंदर बांट होगी। तो इलेक्शंस के ऊपर इतफाक़ हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने ये नुक्ता उठाया ज़राए से, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अभी इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं, इन असेंबलियों को 1 साल तक मज़ीद आप चलाएं। अब 1 साल तक असेंबली को कैसे चलाएं, ये मतलब कि आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इस वक्त 3 वजारतें हैं, एक डिप्टी स्पीकर की सीट है। तो उनका दिल कर रहा है कि ये असेंबली ना टूटे, ये चलती जाए, ये चलती जाए, कम से कम 1 साल तो चले ना। अब आप इससे सोचें कि हमारे मुल्क में क्या हाल है, और मुल्क का भी ये हाल क्यों है, क्योंकि अपनी एक बोटी के लिए यहाँ पर हमारे सियासतदान पूरी गाय को ज़िबा करने पर यकीन रखते हैं। 3 वजारतें और एक डिप्टी स्पीकरशिप के लिए मौलाना फजलुर रहमान को फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी में इलेक्शंस मौखर हों और असेंबली की मुद्दत 1 साल मज़ीद आगे चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे जो सियासी तौर पर पोलराइजेशन या तकसीम मज़ीद होगी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत पे भी वो असरअंदाज होगा, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हालात में जब मईशत ऑलरेडी जो है वो ज़बू हाली का इस हद तक शिकार है कि डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, IMF के साथ अभी मामलात कुछ तय हुए हैं तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टला है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वगैरह अपनी जगह पर दूसरी बातें हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट एन अचीवमेंट एट ऑल। किस बात की हमें बताई जाती है कि देखिए जी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, सो व्हाट? आपका गरीब यहाँ पे पिस रहा है, वो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, वो तबाह हाल है, उसका जीना मुश्किल हो गया है, उसके लिए महंगाई की वजह से चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, उसका लाइफस्टाइल बर्बाद हो गया मौशी एतबार से। वो ज़हनी मरीज़ एक तरह का बनता चला जा रहा है जब वो अपना बिजली का बिल या गैस का बिल देखता है, या बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस के बारे में सोचता है, या इलाज के बारे में सोचता है। आप हमें ये सुना रहे हैं कि हमने देख लीजिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। यू थिंक दिस इज़ एन अचीवमेंट? इफ़ यू थिंक दिस इज़ एन अचीवमेंट देन योर प्रायोरिटीज़ आर नॉट राइट। फिर आपका विजन या आपकी जो बसीरत है वो इस हद तक छोटी है, इस हद तक छोटी है कि फिर आपकी सुपरविजन या आपकी लीडरशिप में तो मुल्क तरक्की करने से रहा। और फिर अगर PDM की पूरी हुकूमत है जिसके सरबरा मौलाना फजलुर रहमान है PDM के, और उनकी ख्वाहिश ये है कि जी क्योंकि हमारे पास 3 वजारतें और डिप्टी स्पीकरशिप है, इस वजह से असम्बलियाँ ना टूटें, और इतनी सियासी तौर पर सेल्फिश सोच के साथ ये हुकूमत आगे चल रही है, तो आप ख़ुद ही मुझे बताएं कि मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तो एक तो ये ख़बर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ख़बर, आज बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे बैन कराने के लिए इमरान खान साहब की पार्टी को, ये ओन चौधरी ने एक पिटिशन फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिस दिन की थी मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार वाली बात है ओन चौधरी की, और ये ऐसे होता ही नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई का आगाज़ होता है, वो रेफरेंस बनाता है, हुकूमत को भेजता है, हुकूमत उसे अप्रूव करती है, गैजेट में उसकी नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन छपती है, फिर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजती है, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उससे इत्तफाक करे तो वो पार्टी को बैन करना अनाउंस कर सकती है, ना करे तो वो नहीं होती है। अब यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स वो सारी नज़रअंदाज करके एक फ़र्द वाहिद ओन चौधरी ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल दी थी। तो मैंने कहा था कि ये पिटिशन आगे नहीं चल सकेगी बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंटेनेबल, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही खबर आई है कि उन्होंने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त जो है
वो वापस हो गई है। और एतराज़ में कहा गया कि ओन चौधरी की दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं हुए। इनकी दरख्वास्त में वाज़ह नहीं है कि जमात पर पाबंदी 184(3) के ज़ुमरे में कैसे आती है। यानी कि ये सीधा ऐसे नहीं है कि 184(3) में आप जाके एक पिटिशन डाल दें, ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे होता है कि जी आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देनी है, वहाँ पे उसने फिर नोटिस करने हैं, उसने कार्रवाई करनी है, फिर उसने फ़ैसला सुनाना है, फिर उस फैसले की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट को भेजना है, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कार्रवाई करनी, फिर उसने फ़ैसला सुनाना है, फिर फ़ैसला सुना के जो है उसने गैजेट में उसको पब्लिश करना है, फिर पब्लिकेशन के 15 दिन में उसने सुप्रीम कोर्ट को भेजना है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करने हैं, सबको सुनना है, फिर सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि ये पार्टी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के ख़िलाफ़ काम करिए, लिहाजा इसको बैन हो जाना चाहिए, तो फिर वो पार्टी बैन हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि डायरेक्ट हमारे पास किधर ये पिटिशन उठा के ले आए, बाकी सारा प्रोसीजर बाईपास करके। और उस दिन मैं ये बार बार कह रहा था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के स्पोक्स पर्सन वो रोकड़ी साहब जो हैं, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन अब यही खबर आ गई है। और उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ओन चौधरी की दरख्वास्त में वाज़ा नहीं है कि PTI पर पाबंदी मुफाद आमा का मामला कैसे है, और उन्होंने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। ये दूसरी अहम खबर है कि पाबंदी वाली बात फ़िलहाल तो पड़ गई, खटाई में गो के ख्वाहिश बड़ी शदीद है, बड़ी शदीद है, ख़ास तौर पे ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, क्योंकि इनको तो अपना हिस्सा चाहिए इक़्तिदार में। और वो हिस्सा इसी सूरत में इनको नज़र आता है अगर PTI किसी तरह से बिल्कुल माइनस हो जाए, सफ़े हस्ती से मिट जाए सियासी तौर पे, और वो जो PTI का वोट है वो वोट बैंक इनकी तरफ किसी तरह, वो फिर भी मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। वो मुझे लगता है PTI का जो वोटर है वो PTI के मुतबादिल के तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सोच ही नहीं रहा, और वो सोच ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ लाइक पोल्स अपार्ट। अगर PTI की हिस्ट्री में इमरान खान का 22 साल या 26 साल का स्ट्रगल है, तो IPP के पल्ले क्या भाई, सवाए इसके कि वो चंद लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद फिर वो IPP में शामिल हो गए। तो इस तरह के चंद इलेक्टेबल्स, जो कि इलेक्टेबल्स रहे भी हैं या नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था उसमें भी बड़ी टूट फूट हो चुकी हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाले मामले के बाद। क्योंकि उनके हल्के के लोगों में, अक्सर मैं बहुत सारे जगहों पर गया हूँ, तो मैंने लोगों से जब बातचीत की, उन्होंने कहा जी हमारा बड़ा दिल टूटा है जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे कैंडिडेट ने, हल्के के MNA ने या MPA ने की है, तो हम नाराज़ हैं इस बात से। इस तरह की बातें उनके अपने हलकों में हो रही हैं। तो जब उनके हलकों में ये बातें हो रही हैं तो उनके पास क्या है, उनको फिर इलेक्टेबल आप कह सकते नहीं, ये एक अलग बात है। तो लेकिन बहरहाल ये दूसरी खबर थी जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और तीसरी खबर ये है कि जी बरियत पे बरियत मिल रही है शरीफ फैमिली को। और आज शहबाज साहब के बेटे जो सलमान शहबाज साहब को, उनको भी बरियत मिल गई, और उनको बरियत भी ज़बरदस्त मिली है। और ना सिर्फ ये कि उनको बरी कर दिया जज साहब ने, बल्कि जज साहब ने कहा है जी कि शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जज साहब ने कहा है कि FIA के हकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जज साहब ने कहा है कि DG FIA कौन था, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज कोर्ट में जो जज साहब ने पूछा है उनसे, जी जो FIA के वकील थे, उसकी रिपोर्टिंग हुई है, वो मैं आपको एग्जैक्टली थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। FIA ने अदालत की जानिब से पूछे गए 27 सवालात के जवाब जमा कराए। अच्छा, जज साहब, जज बख्त फ़खर बहजाद, उन्होंने सवाल किया जी मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। JIT ने इंक्वायरी की थी जिसकी सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। FIA के वकील ने जवाब दिया। अच्छा, फिर जज साहब ने सवाल किया कि पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA ने, FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश हो गए, यानी कि किसी गवाह का बयान ही नहीं लिखा आपने। क्यों नहीं लिखा, क्यों खामोश हैं? और अगर बयान नहीं लिखा तो वो बरियत की दरख्वास्त जो है उसने एक्सेप्ट ही होना है, उसको फिर जज साहब ने अलाउ करना है। अच्छा, जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? अब जज साहब सीधा उधर आ गए, बिकॉज ही सीम्ड कन्विंस्ड कि ये झूठा केस बनाया गया है इसके सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जो लोग अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। तो FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? जज का सवाल। मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियाँ ना डालें, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जज साहब कह रहे हैं।
फिर जज साहब कह रहे हैं मैं FIA वालों सबको अभी जेल भेज दूंगा, ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। साबिक DG FIA किधर है जिसने सब किया? हमने लेटर लिखा था, वो नहीं आए, वकील ने कहा। इस DG का नाम क्या है? जज साहब ने पूछा। सनाउल्लाह अब्बासी DG FIA थे, वकील FIA। फिर साबिक DG बशीर मेमन कहते थे कि इन पर भी ये केस बनाने का प्रेशर था, सलमान शहबाज के वकील ने वहाँ पर ये कहा। फिर FIA के वकील ने कहा कि सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई डायरेक्ट शवाहिद मौजूद नहीं है। ये FIA का वकील खुद ही कह रहा है कि जी, यानी कि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसका वकील खुद अदालत में कह रहा है कि सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट एविडेंस शवाहिद मौजूद नहीं है। कोई इनडायरेक्ट है तो वही बता दें, इस पे जज साहब ने कहा। तो जवाब आया जी, शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई शुरू हुई थी। फिर जज साहब ने कहा बाकी शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई इसका मुझे इल्म नहीं, मैं इसका तफ्तीशी नहीं रहा, ना ही मैं इसका इंक्वायरी अफसर रहा हूँ। फिर जज साहब कहते हैं जी तो फिर आपने इनके ख़िलाफ़ केस क्यों बनाया जब इनका अकाउंट ही इस्तेमाल नहीं हुआ? सलमान शहबाज के अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे और कैश में निकलते थे, ये फिर उसने तफ्तीशी ने बोला। फिर पैसे जमा होना और निकलना ये कौन सा जुर्म है, ये जज साहब पूछ रहे हैं। मैंने इसीलिए FIA को बुलाया था कि आकर बताएं इतने साल क्या ड्रामा चलता रहा है। शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? मुझे याद है शहजाद अकबर एक बार लाहौर ऑफिस आया था, ये फिर तफ्तीशी ने बोला। फिर जज साहब कह रहे हैं 100 बार तो इसने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद बरियत की दरखास्तें मंजूर होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि जज साहब जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि FIA कह रहा है कि कोई सबूत नहीं है डायरेक्ट, वो बरी कर दें। नॉर्मली तो ऐसे ही होता ना। यहाँ पे जज साहब ने आगे जाके कहा है कि जिन लोगों ने ये केस चलाया था उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, बशमूल DG FIA और शहजाद अकबर के। और फिर वो ये जज साहब को कुछ इस चीज़ से भी इशू है कि शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे इन केसेस के हवाले से। तो आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मियां नवाज शरीफ की जो बरियत हुई है प्लॉट अलॉटमेंट केस में, नैब का जो केस था, उसमें भी मुतल्लिका जज साहब ने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए केस बनाया गया। तो इधर भी वही तकरीबन हमें सेंटिमेंट नज़र आता है। इस वक्त जो अदालतें रिलीफ दे रही हैं शरीफ फैमिली को, वो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे ही रही हैं, साथ ही साथ अदालतें इस हवाले से शरीफ फैमिली के केसेस में बहुत हसास नज़र आती हैं कि इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही हैं या इनकी सियासी साख जो है उसको नुकसान भी पहुंचाया गया। ये दो मुतल्लिका अदालतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको उधर भी नज़र आया था और ये आपको इधर भी नज़र आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ज़राए से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गैर रस्मी गुफ्तगू कुछ रिपोर्ट हुई है शहजाद अकबर की इस फैसले के बाद। वो क्या, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और रिपोर्टेडली उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा हमारे ख़िलाफ़ थे और वो तबाही के ज़िम्मेदार हैं, मुल्क की मौजूदा हालत के ज़िम्मेदार कमर जावेद बाजवा हैं। रिपोर्टेडली ये शहजाद अकबर कह रहे हैं लंदन में कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं लेकिन जनरल बाजवा जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ थे। अच्छा, ये फ़ैसले से पहले की गुफ्तगू है, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये फ़ैसले के बाद नहीं, फ़ैसले से पहले की गुफ्तगू है। फिर उन्होंने रिपोर्टेडली कहा है कि जी शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का चस्का लग गया, मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मुझे रवा बरस इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, PTI हुकूमत में मेरे पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं था। तो ये शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू सामने आई है। तो ये टोटल सूरत हाल है कि इस वक्त जो शरीफ फैमिली है उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत सारों को पहले रिलीफ मिल चुका है, जिसमें मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, इसहाक डार आते हैं। आज मियाँ सुलेमान शहबाज को भी मिल गया, आने वाले दिनों में पॉसिबली मियाँ नवाज शरीफ को भी मिलेगा। अच्छा, और शहजाद अकबर साहब का एक ट्वीट भी आया इस हवाले से, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। वो कह रहे हैं, जस्ट रेड द ऑर्डर ऑफ द जज FIA इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, आई एम श्योर इन हेस्ट ऑफ एक्टिंग बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ही मिस्ड फ्यू लीगल प्रिंसिपल्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जल्दबाजी में वो कुछ कानूनी असूल पीछे छोड़ गए हैं, विच विल बी चैलेंज बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट, जिनको चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में। हाउएवर आई एम प्लीज्ड
that he used Shakespearean expressions. ये तो वो बात करें कि शेक्सपियर के कुछ एक्सप्रेशंस उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखे हैं, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं साथ साथ कि कुछ कानूनी असूल बकौल उनके शहजाद अकबर साहब के मिस किए, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सामने आने चाहिए और आएंगे। तो ये ट्वीट का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में वो कहते हैं, वन ट्रबलिंग क्वेश्चन दो द डिसेंट जज वाइल इक्विटिंग द बिलवर्ड्स ऑफ कोर्ट। यानी कि एक जो सवाल मुझे तंग कर रहा है, उन्होंने कहा वो ये है कि जो मोहतरम जज साहब हैं उन्होंने बरियत देते हुए अदालत के बिलवर्ड्स को, बिलवर्ड्स होते हैं महबूब, अदालत के महबूब जो थे उनको बरियत देते हुए ignored and didn't say a word about 7 volumes and all the evidence attached, but relied without any hesitation on newly formed JIT under the premiership of the beloved's father. तो वो ये कह रहे हैं कि जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि अदालत ने महबूब को रिलीफ देते हुए, ये शहजाद साहब का ट्वीट है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया उन 7 वॉल्यूम्स को और उनका जिक्र नहीं किया उस तमाम एविडेंस का जो एविडेंस उस 7 वॉल्यूम के अंदर अटैच था, लेकिन सिर्फ रिलाय किया है बग़ैर किसी झिझक के उस नई JIT की रिपोर्ट पे, जो JIT इस महबूब, अदालत के महबूब के वालिद के वज़ीर आज़म होते हुए बनी थी। ये कह दिया उन्होंने कि उनके वालिद मोहतरम जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो JIT बनवाई थी उस रिपोर्ट में जो कुछ आया था बस उसका हवाला देते हुए उनको बरी कर दिया है। लेकिन हमारे ज़माने में जो 7 वॉल्यूम थे और उन 7 वॉल्यूम के साथ जो एविडेंस अटैच था, उसके ऊपर अदालत ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये शहजाद अकबर साहब का ट्वीट है। तो ये सिचुएशन है अभी तक की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो मुकदमे भुगत रहे हैं, तारीखियाँ भुगत रहे हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, फिर लाहौर आते हैं। कल बड़े अरसे बाद खान साहब ने रात बनी गाला में गुजारी है, वहाँ से उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे रिलीज़ हुई हैं। उसके बाद फिर वो वापस आ गए हैं मेरी इतलात के मुताबिक ज़मान पाक लाहौर। और अभी खबर आ रही थी कि सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद तलब कर लिया है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज कि आप जाएँ फिर आएँ, फिर अगले दिन जाने की तैयारी पकड़ें। तो लेकिन वो जा रहे हैं, भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।